त्योहारों का मौसम आते ही ना एक चीज हवा में बिल्कुल घुल जाती है, घर जाने की जल्दी। खासकर क्रिसमस और नए साल के आसपास आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करना, अरे किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता। वेटिंग लिस्ट तो ऐसी लंबी होती है कि जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। और ठीक इसी माहौल में कोंकण रेलवे की एक घोषणा पर मेरी नजर पड़ी। उन्होंने पश्चिमी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ मिलके कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। अब पहली नज़र में तो ये एक सामान्य सी खबर लगती है ना? मतलब हर साल ही ऐसा होता है। लेकिन आज हम इसी घोषणा की तह तक जाएंगे। क्या ये सिर्फ भीड़ कम करने का एक छोटा मोटा उपाय है, या इसके पीछे रेलवे की कोई गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? इन ट्रेनों का असली मकसद क्या है, और ये हमारी और आपकी जेब और सफर पर क्या असर डालेंगी? बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कुछ और ट्रेनें नहीं हैं, ये भारतीय रेलवे के सबसे बड़े सालाना चैलेंज, जिसे फेस्टिव रश कहते हैं, उससे निपटने का एक तरीका है। आप सोचिए, लाखों लोग एक ही समय पर कुछ चुनिंदा रूट्स पर सफ़र करना चाहते हैं। अगर इसे सही से मैनेज ना किया जाए तो पूरा का पूरा रेलवे नेटवर्क ठप पड़ सकता है। तो आज हम सिर्फ ट्रेनों की बात नहीं करेंगे, हम उस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे जो इस विशाल सिस्टम को, जैसा आपने कहा, ढहने से बचाती है। सिस्टम को ढहने से बचाती है, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आखिर इन स्पेशल ट्रेनों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? मतलब हम सब जानते हैं कि भीड़ होती है, पर इसका पैमाना कितना बड़ा है? पैमाना पैमाना बहुत बड़ा है। हम यहाँ त्योहारी प्रवास दबाव, या जिसे कहते हैं फेस्टिव माइग्रेशन प्रेशर, उसकी बात कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के समय गोवा, कोंकण का पूरा तटीय इलाका, ये भारत के टॉप हॉलिडे डेस्टिनेशन बन जाते हैं। और साथ ही इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोग काम के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं, जो त्योहारों पर घर लौटते हैं। तो नतीजा ये होता है कि मुंबई, पुणे, नागपुर, इंदौर जैसी जगहों से कोंकण की तरफ जाने वाली सारी नियमित ट्रेनें वो महीनों पहले फुल हो जाती हैं। वेटिंग लिस्ट 500-600 के पार चली जाती है। तत्काल टिकट तो समझिए एक लॉटरी जैसा है। हाँ, ये अनुभव तो लगभग हर किसी का है। तो इन स्पेशल ट्रेनों का काम सिर्फ इन एक्स्ट्रा लोगों को जगह देना है, बस इतना ही? नहीं नहीं, इनका काम उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये ट्रेनें एक तरह से वो लोड बैलेंसर का काम करती हैं। लोड बैलेंसर, ये तो काफी टेक्निकल शब्द लग रहा है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? किसी यात्री के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेलवे अपने प्रीमियम और सबसे जरूरी रूट्स पर दबाव कम करने के लिए कुछ ट्रैफिक को एक अलग, थोड़े कम सुविधाजनक रास्ते पर मोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे शहर में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। और उन्हें लंबे रास्ते से घूमकर जाने को कहा जाता है। बिल्कुल, ताकि मुख्य रास्ता जाम ना हो। ये स्पेशल ट्रेनें वही लंबा वैकल्पिक रास्ता हैं। ये नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों के नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती हैं, जो अतिरिक्त प्रेशर को सिस्टम से बाहर निकाल देती हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये ट्रेनें एक तरह से सिस्टम का प्रेशर रिलीज करने वाला वॉल्व है। जो यात्री ज्यादा पैसे या शायद ज्यादा समय दे सकते हैं, उन्हें एक अलग रास्ते पर डालकर मुख्य लाइन को सामान्य यात्रियों के लिए चालू रखा जाता है। ये तो दिलचस्प है। अगर ये एक रणनीति है, तो फिर ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ही क्यों चल रही हैं? ये रूट्स थोड़े अजीब नहीं लगते? पहली नजर में लग सकते हैं, हाँ। लेकिन यहीं पर रेलवे की जो डेटा आधारित प्लानिंग है वो सामने आती है। ये रूट्स ऐसे ही हवा में नहीं चुने गए हैं। रेलवे के पास सालों का डेटा है कि किस शहर से किस मौसम में किस डेस्टिनेशन के लिए सबसे ज्यादा लोग टिकट सर्च करते हैं। तो ये डेटा क्या बताता है इन रूट्स के बारे में? देखिए, पहली ट्रेन है डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो इंदौर के पास है। वहां से ठोकर, जो मैंगलोर के पास है। ये ट्रेन सीधे सीधे मध्य भारत को कोंकण तट से जोड़ती है और पनवेल, रत्नागिरी जैसे महाराष्ट्र के कई बड़े स्टेशनों से गुजरती है। इस रूट पर प्रवासी मजदूर हैं, छात्र हैं और इंदौर, भोपाल जैसे शहरों से गोवा, कर्नाटक घूमने जाने वाले पर्यटक ये बहुत बड़ी संख्या में हैं। और दूसरी ट्रेन? दूसरी ट्रेन बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ से मडगांव, गोवा तक है। छत्तीसगढ़ एक औद्योगिक और खनन का बड़ा केंद्र है। वहाँ के स्टील प्लांट और जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें काम करने वाले हजारों कर्मचारी और उनके परिवार त्योहारों पर घर जाते हैं या फिर छुट्टियों के लिए गोवा जैसी जगह चुनते हैं।
तो रेलवे ने उन जगहों को टारगेट किया है जहां डिमांड सबसे ज्यादा है लेकिन सीधी कनेक्टिविटी थोड़ी कम है। समझ गया। तो ये सिर्फ मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर फोकस करने के बजाय उन छोटे शहरों को देख रहे हैं जहां से एक बड़ी साइलेंट डिमांड आती है। स्मार्ट। लेकिन चलिए अब जरा सफर के अनुभव पर आते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों का यात्रा समय 2 से 3 दिन का है। 2 से 3 दिन एक यात्रा में, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगा था कि स्पेशल ट्रेनें शायद तेज होती होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो समझौता है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इन ट्रेनों का यात्रा समय ज्यादा होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ये बहुत सारे स्टेशनों पर रुकती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों के लोग भी इसका फायदा उठा सके। दूसरा, ये जिन रूट्स पर चलती हैं यानी पश्चिमी और कोंकण रेलवे, वो पहले से ही मालगाड़ियों और रेगुलर पैसेंजर ट्रेनों से भरे हुए हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और तीसरा कारण? तीसरा और सबसे बड़ा कारण है प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी। रेलवे नेटवर्क पर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और दूसरी सुपरफास्ट ट्रेनों की प्राथमिकता सबसे ज्यादा होती है। इन स्पेशल ट्रेनों को अक्सर लूप लाइन या साइडिंग में खड़ा करके इन प्रीमियम ट्रेनों को रास्ता देना पड़ता है। इसीलिए इनका सफर लंबा और थका देने वाला हो सकता है। ठीक है, तो सफर लंबा है, ये समझ में आता है। लेकिन जो बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों का किराया भी सामान्य ट्रेनों से ज्यादा है। मतलब अब ज्यादा समय ले रहे हैं और ज्यादा पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। ये तो किसी भी यात्री के लिए अच्छी डील नहीं लगती। क्या रेलवे इस मजबूरी का फायदा उठा रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और ये सवाल अक्सर उठता भी है। इसे 2 नजरियों से देखना होगा। पहला है रेलवे का नजरिया। ये ट्रेनें चलाना उनके लिए एक अतिरिक्त खर्च है। इन्हें चलाने के लिए अलग से स्टाफ, लोको पायलट, गार्ड, ईंधन और मेंटेनेंस का इंतजाम करना पड़ता है। ये सब उनके रेगुलर ऑपरेशनल बजट से बाहर होता है। तो बढ़ावा किराया उस लागत को निकालने का एक तरीका है। ठीक है, लागत निकालना एक बात है। हाँ, लेकिन इसका एक और बड़ा रणनीतिक कारण है जो मांग के प्रबंधन से जुड़ा है। मांग का प्रबंधन मतलब ये कि अगर किराया सामान्य रखा जाए तो शायद वो लोग भी टिकट बुक कर लेंगे जिनके लिए यात्रा करना उतना जरूरी नहीं है। इससे फिर वही भीड़ और वेटिंग लिस्ट की समस्या खड़ी हो जाएगी। थोड़ा ज्यादा किराया एक फिल्टर का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि टिकट वही लोग खरीदें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक तरह की इकोनॉमिक ट्रायज है। इकोनॉमिक ट्रायज मतलब आप कह रही हैं कि कीमत के जरिए यह तय किया जा रहा है कि कौन ज्यादा जरूरतमंद है। लेकिन क्या ये उन प्रवासी मजदूरों या कम आय वाले परिवारों के साथ अन्याय नहीं है जिनके लिए घर जाना मजबूरी है, शौक नहीं? उनके लिए तो ये बढ़ा हुआ किराया एक बड़ा बोझ होगा। और विवादास्पद पहलू है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ रेलवे को सिस्टम को चालू रखना है और लागत भी निकालनी है। दूसरी तरफ उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी है। सच तो यह है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक तरह का कड़वा घूंट है। यात्रियों को एक गारंटीड सीट तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत उन्हें ज्यादा समय और ज्यादा पैसे देकर चुकानी पड़ती है। ये एक आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन शायद उस अफरा तफरी से बेहतर है जहां टिकट ही ना मिले। ये एक मुश्किल फैसला है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस महंगी और लंबी यात्रा के बावजूद रेलवे को पूरा भरोसा है कि ये ट्रेनें भर जाएंगी? क्योंकि सुनने में आया है कि इनमें 18 कोच का पूरा रेक लगाया जा रहा है। ये एक बड़ी क्षमता है। हाँ, 18 कोच का मतलब है कि हर ट्रेन में लगभग 1200 से 1500 यात्री सफर कर सकते हैं। ये दिखाता है कि रेलवे को अपने डेटा पर कितना भरोसा है। वो जानते हैं कि पीक सीजन में डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग इन शर्तों पर भी यात्रा करने को तैयार होंगे। और एक पूरा रेक समर्पित करने का एक और फायदा है विश्वसनीयता। जब एक पूरी ट्रेन ही स्पेशल घोषित हो तो उसके आखिरी मिनट पर कैंसिल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यात्रियों को एक भरोसा मिलता है। और इसकी बुकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन IRCTC के जरिए हो रही है। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज से 15-20 साल पहले जाइए। स्पेशल ट्रेनों का मतलब होता था स्टेशनों पर लंबी कतारें, एजेंटों का बोलबाला और बहुत सारी धांधली। सब कुछ ऑनलाइन होने से पारदर्शिता आती है। कोई भी देश के किसी भी कोने से बिना किसी बिचौलिए के टिकट बुक कर सकता है। आपको रियल टाइम में पता चलता है कि कितनी सीटें बची हैं। ये सिस्टम को ज्यादा लोकतांत्रिक और सुलभ बनाता है और साथ ही ये रेलवे को यात्रियों का सटीक डेटा इकट्ठा करने में भी मदद करता है, जिसका इस्तेमाल वो अगली बार की प्लानिंग के लिए करते हैं।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। एक तरफ यात्रियों को घर जाने के लिए एक गारंटीड विकल्प मिल रहा है, कोंकण रूट पर दबाव कम हो रहा है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सही। और स्टेशनों पर जो भगदड़ मचती है उसमें भी कमी आती है। लेकिन दूसरी तरफ यात्रियों को एक लंबा और थका देने वाला सफर करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें अपनी जेब से ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। और ये ट्रेनें सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी तारीखों पर ही उपलब्ध। बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, ये एक आदर्श समाधान नहीं है, ये एक व्यवहारिक समझौता है। ये भारतीय रेलवे के उस विशाल लॉजिस्टिकल चुनौती का एक सोचा समझा जवाब है जो हर साल त्योहारों के समय खड़ी होती है। कागज पर देखें तो ये रणनीति काफी मजबूत दिखती है। इसने समस्या के कई पहलुओं, डिमांड, रूट, क्षमता, कीमत, सबको ध्यान में रखा है। तो असली परीक्षा इसके अमल में लाने की होगी। हमेशा असली परीक्षा वही होती है। क्या ये ट्रेनें समय पर चलेंगी? क्या सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा? क्या यात्रियों को सही जानकारी मिलेगी? क्योंकि एक भी चीज गलत हुई तो पूरी योजना का अनुभव यात्रियों के लिए खराब हो सकता है। लेकिन अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाता है तो ये त्योहारी यात्रा की बहुत बड़ी सरदर्दी को कम कर सकता तो है। ये सिर्फ कुछ अतिरिक्त ट्रेनें नहीं हैं, बल्कि ये पीक सीजन में भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त कॉरिडोर्स में से एक को मैनेज करने की एक जटिल और बहुस्तरीय रणनीति है। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, लॉजिस्टिक्स भी और थोड़ा बहुत यात्री मनोविज्ञान भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक ऑपरेशनल शतरंज की बिसात है, जहां हर मोहरे को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचना चाहें। हम हर साल कोंकण जैसे रूट्स पर यही फेस्टिवल रश और यही अफरा तफरी देखते हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। तो क्या ये स्पेशल ट्रेनें या स्थायी इंतजाम कहीं एक बैसाखी तो नहीं बनते जा रहे हैं? क्या हमें मांग और आपूर्ति के इस भारी अंतर को कम करने के लिए स्थायी समाधानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? मतलब इन जरूरी आर्थिक और पर्यटन गलियारों पर ट्रैक डबलिंग, नई लाइनें बिछाने या बेहतर सिग्नलिंग सिस्टम जैसे स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत अब कितनी बढ़ गई है?